ये सी वाला ऑप्शन है। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ज्ञात करने का तरीका देखो कैसे है, वर्त की परिधि 2 पाई आर और वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो आप कभी भी, कन्फ्यूजन कभी पाई आर स्क्वायर कभी 2 पाई आर ऐसे याद रहता है। तो इसको याद करने का तरीका बताऊँ मैं आपको कि वर्त की परिधि 2 पाई आर, तुम्ही से गुस्सा तुम्ही से प्यार। याद करने का बहुत अच्छा तरीका है ये कि वर्त की परिधि 2 पाई आर, तुम्ही से गुस्सा तुम्ही से प्यार और क्षेत्रफल का तो ऑटोमेटिक रही जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको 2023 का प्रश्न पत्र आपका गणित विषय का कैसा आएगा वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर अवश्य करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुँचे। प्रश्न पत्र की क्या योजना है, प्रश्न पत्र कितने नंबर का आएगा, कितने प्रश्न आएंगे, ये आपको बहुत जानना जरूरी है। कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है, तो आपको बता दूं मैं गणित विषय का 2023 का जो प्रश्न पत्र आपका आएगा कक्षा 10 का, उसमें 23 क्वेश्चन आएंगे पूरे प्रश्न पत्र में गणित विषय में। पहला नंबर का जो आपका प्रश्न आएगा उसमें छोटे छोटे 1 से लेकर 12 तक के वैकल्पिक प्रश्न यानी कि अबसद टाइप के आएंगे। पहला नंबर का प्रश्न आएगा उसमें 12 क्वेश्चन आएंगे अबसद टाइप के, यानी 12 नंबर का तो आपका ये मैटर हो गया। दूसरा जो प्रश्न आएगा उसमें 1 से लेकर के 6 तक रिक्त स्थान की पूर्ति संबंधित प्रश्न आएंगे, रिक्त स्थान भरने होंगे आपको। और क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आपका, वो 1 से लेकर के 12 तक, इसमें बहुत छोटे क्वेश्चन आएंगे, 1-1 नंबर के आएंगे। ये भी 1-1 नंबर का, 6 नंबर का ये हो गया, और ये भी आपका 1-1 नंबर का हो गया, तो 12 नंबर के, यानी 30 क्वेश्चन तो आपके ऐसे आएंगे छोटे जो बहुत ही छोटे क्वेश्चन होते हैं। और उसमें अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि गुरुजी नहीं मैं तो पास ही होना चाहता हूँ, तो बिल्कुल वो 30 क्वेश्चन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको मैं 2023 में जो बोर्ड ने पेपर मॉडल पेपर जारी किया उसको बताऊँगा किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, किस हिसाब से नहीं आएंगे। देखना क्वेश्चन कौन से स्क्रीन पे। इसमें आपका पहला नंबर का प्रश्न है, उसमें पहला नंबर के प्रश्न में 3 क्वेश्चन लिख दिए मैंने आपके सामने। 12 और 15 का लसप और मसप क्या होगा, पहला क्वेश्चन है। लसप का मतलब होता है एलसीएम और मसप का मतलब होता है महत्तम समावर्ती एचसीएफ। इसका पहलेपन एलसीएम निकाल लेंगे 12 और 15 का एक साथ, एलसीएम यानी लसप कैसे निकालेंगे देखो। 12 और 15 लिख दिया मैंने, छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाना है, 2 का भाग लगा दिया मैंने, कितनी बार जाएगा 6 बार। 15 में भाग नहीं जा रहा, 2 का तो जोर ही नहीं करेंगे, 15 ऐसे कैसे उतार दो, फिर 2 का भाग लगाएंगे 3 बार, 15 में नहीं जा रहा ऐसे कैसे उतार दो, 3 का भाग लगाएंगे, 3 निकम 3, फिर 5 का भाग लगाएंगे, 3 पंजे 15, 5 का भाग लगा देंगे। अब इनको पूरे को गुणा कर लेंगे अपन, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, यानी एलसीएम तो इसका कितना आ गया, लसप तो कितना आ गया 60। और मसप कैसे काटेंगे, मसप निकालने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे अलग अलग, 12 का अलग करेंगे और 15 का अलग करेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग लगा देंगे 6 बार, फिर 2 को भाग लगाया अपन 3 बार, 3 का भाग लगाया तो 1 बार। 15 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, छोटी छोटी संख्या भाग लगाएंगे, 3 का भाग लगाया 5 बार, 5 का भाग लगाया 1 बार। इस संख्या को यहाँ लिख देंगे ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 को ऐसे लिख देंगे 3 गुणा 5। अब इसमें से ऐसी संख्या बतानी है तो दोनों में हो, इसमें भी और इसमें भी हो, दोनों सेम होने चाहिए। जैसे 3 है, 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो जोड़ा बनाना अपन को, 3 का ये जोड़ा बन गया, तो एचसीएफ यानी मसब कितना आ गया 3। मान लो कोई संख्या 2 और होती, यहाँ 2 और मिल जाते, 3 गुणा 2 करके 6 लिख देते। या फिर कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती कि दोनों मिलते नहीं है, सिर्फ 2 2 2 इसमें आ गया, 3 3 3 इसमें आ गया, तो उस कंडीशन में एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। तो इसमें एचसीएफ कितना आ गया 3 और एलसीएम कितना आ गया 60। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें से, ए नंबर का ऑप्शन आ जाएगा आपका 60। तो एलसीएम और 3 एचसीएफ पहला नंबर का प्रश्न हो गया अपना। बहुपद 3x स्क्वायर 4x माइनस 2 में शून्य की संख्या क्या होगी, शून्य की संख्या होगी इसमें 2, बी ऑप्शन आ जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं, डी ऑप्शन आ जाएगा इसमें।
आके मारो खास लगाएगा कोई दिक्कत नहीं है पता हम बोल के बजा पूरा इसके बाद चौथा नंबर का जो प्रश्न है आपका, यदि समीकरण दे मिली अपन को 2x + y = 6, तो ई मैं बताऊँ अपन को कि संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। जमा के देखेंगे, पहले x की जगह 1 रख के देखेंगे, y की जगह 2 रख के देंगे, और ये संतुष्ट हो गया तो इस पर टिक लगा देंगे। इसको देखेंगे, इसको देखेंगे कौन सा संतुष्ट होता है, देखते हैं। x की जगह मैं 1 रख दूँ, इसकी जगह 1 रख दिया मैंने, y की जगह 2 रख दिया, 2 और 1 गुणा 1 करेंगे 2, 2 और 2 कितने होते हैं 4, बराबर आ रहे हैं क्या दोनों तरफ, नहीं आ रहे, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, इसको काट देते हैं। बी वाला देखते हैं एक बार, ये समीकरण में आपके 2x + y = 6, इसकी जगह पर 2 रख लेते हैं एक बार, x की जगह, y की जगह 1 रख लेते हैं, 6 आ जाएगा क्या दोनों तरफ, देखेंगे 2 × 2 करेंगे 4, 4 1 5, दोनों तरफ तो नहीं आ रहे ना 6, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। एक बार इसकी जगह 2 रख के देख लेते हैं, इसकी जगह 2 रख लिया और इसकी जगह भी 2 रख के देख लेते हैं, 2 × 2 करेंगे तो 4, दोनों तरफ 6 आ गए बस। तो समीकरण को संतुष्ट करने वाला कौन सा हो गया, सी वाला ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें। भाई इसमें समीकरण में जमा के देखना, अपना x को मान एक बार 1 जमा के देखना और इसकी बार 2 जमा के देखना। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाए, 6 इधर आ जाए, तो आपका समीकरण संतुष्ट है, नहीं तो नहीं है। एक बार डी को जमा के देख लो, नहीं आएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। समीकरण ax² + bx + c = 0, a = 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि, तो इसमें तो सीधी बात ये ए ऑप्शन आ जाएगा, b² - 4ac 0। छठा नंबर का सवाल ये देखो, मोस्ट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, 5.1 का सवाल है ये। एक समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के लिए सार्वंतर क्या होगा। ये मैंने समांतर श्रेणी लिख दिया आपके सामने। इसमें अपन को डी का मान निकालना, डी का मान निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है। 7 में से 3 घटा देंगे आप, एक बच जाएगा, 4 बच जाएगा, तो कौन सा आ गया, मान लो से ना हो तो 11 में से 7 घटा लो, 4 बच जाएगा, 15 में से 11 घटा लो, 4 बच जाएगा। सार्वंतर निकालने के लिए हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है, या तीसरे में से दूसरे घटा सकते हैं अपन, या फिर चौथे में से तीसरा घटा दो। हमेशा सार्वंतर डी का मान ऐसे निकाला जाता है। डी का मान कितना आ गया, 4 उत्तर आ गया, ऑप्शन डी आ गया। 7वां नंबर को प्रश्न है अपनों 2 sin 45 cos 45, यह लिख दी मैंने प्रश्न को, sin 45 cos 45, 2 तो सियान के सियाने आ जाएगा, काय को चिन्ह हो तो गुणा को चिन्ह। sin 45 का मान होता है, सारणी में देखेंगे तो आप 1/√2 है, किसी का चिन्ह नहीं होता गुणा का चिन्ह, और cos 45 का मान कत रहो 1/√2 है। 2 सियान के सियाने, 1 को आप 1 से गुणा करेंगे तो 1 आओ, और √2 को आप √2 से गुणा करेंगे 2 आओगा, 2 से कट गया 2, 1 आंसर आ जाओगे यहाँ में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सी ऑप्शन आ जाएगा। इतना बहुत सीधा क्वेश्चन है, इसमें तो मान जमाने बस, फिर तो जोड़ भागी गुणा भाग, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये प्रश्न है आपका, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 10.1 का प्रश्न है ये। इस पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अनंत कैसे, जैसे मैंने आपके सामने ये वृत्त बना दिया, इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जैसे यहाँ से कोई स्पर्श रेखा कर दिया, इसको टच, एक बिंदु से टच करके जानी चाहिए, उसे बोलते हैं अपन स्पर्श रेखा। एक स्पर्श रेखा ये हो गई अपनी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई,
कितनी खींच लो ना, अनंत, यानी एक वृत्त पर अनंत स्पर्शिकाएं खींच जा सकती है। और अगर क्वेश्चन आ जाए आपका एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्शिकाएं खींच जा सकती है, तो समांतर तो केवल 2 ही खींच जाएगी, एक तो ये और ये आपस में समांतर है, ये और ये आपस में समांतर। समांतर की बात आ जाए तो केवल 2 खींच जाएगी। और क्वेश्चन ऐसे आ जाए एक वृत्त पर कितनी, एक बिंदु से कितनी स्पर्शिकाएं खींची जा सकती है, तो एक बिंदु से एक स्पर्शिका खींची जा सकती है। समांतर की बात आ जाए 2 बताएंगे, और कितनी स्पर्शिकाएं खींची जा सकती है तो अनंत बताएंगे। फिर बी ऑप्शन आ जाएगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पहला ए नंबर का ऑप्शन है, ये तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र 2πr, ये है ही नहीं, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। सी वाला ऑप्शन है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² और वृत्त की परिधि होती है 2πr। ज्ञात करने का तरीका देखो कैसे है, वृत्त की परिधि 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो आप कभी भी, कन्फ्यूजन कभी πr² कभी 2πr ऐसे याद रहता है। तो इसको याद करने का तरीका बताऊं मैं आपको कि वृत्त की परिधि 2πr, तुम्ही से गुस्सा तुम्ही से प्यार, याद करने का बहुत अच्छा तरीका है ये कि वृत्त की परिधि 2πr, तुम्ही से गुस्सा तुम्ही से प्यार, और क्षेत्रफल का तो ऑटोमेटिक रह ही जाएगा। तो वृत्त की परिधि याद करने का सूत्र 2πr और क्षेत्रफल πr²। अगर क्षेत्रफल का पूछे तो πr², परिधि पूछे तो 2πr। 10वां नंबर को प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, 13वीं प्रश्नावली को प्रश्न है यार। यदि एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है अपान को 11 सेंटीमीटर की, ठीक है गुरुजी 11 सेंटीमीटर की ऊंचाई दे मिली है, और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे मिले अपान को 968, यहाँ लिख दिया मैंने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कतरो दे मिले अपान को 968 दे मिले, और आपान से पूछो बेलन की त्रिज्या आर को मान का हो। आप आदर्शिक बात बता दें, बस यहाँ लिख देता हूँ, इस आर को यहाँ से हटा करके यहाँ लिख दिया मैंने, त्रिज्या पूछा आपान से। बेलन को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करवा को सूत्र का हो, या देमली चीज ये ज्ञात करेंगे, लेकिन इसका सूत्र क्या होता है? इसको सूत्र होता है 2πrh बराबर 968 लिख दिया मैंने। 2 बसियान की बसियानी, पाई को मान 22/7 लिख दिया, आर को मान नहीं है तो आर की जगह मैंने आर ही लिख दिया वैसे कि वैसे। एच को मान के एक दिमले अपान को 11 सेंटीमीटर बराबर 968। कट रहा जाओ काट दिया, नहीं कट रहे उसको छोड़ देते हैं। 22 से काटा मैंने इसको, 22 चौको 88, बचेंगे कितने 8, 22 चौको 88, 44 बार कट गया। 11 से काटा मैंने इसको 4 बार, 2 से काटा मैंने इसको 2 बार। ऊपर से ऊपर कट जाता है, नीचे से नीचे कट जाता है, अगर बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो बचा कि अपने पास में यहाँ पे आर बचा, और यहाँ पे इस 2 को 7 से गुणा किया तो कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर आ जाएगा आर का मान। और आर का मान ही तो पूछा अपन से, आर का मान 14 सेंटीमीटर राइट आंसर है। बस इतनी सी बात लगाना है, एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। एच बराबर 11 सेंटीमीटर, ऊंचाई 11 सेंटीमीटर दे मिलिए, आर को मान पूछो आप आंसू, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालवा को सूत्र हो 2πrh बराबर 968 दे मिलो। 2 को मान 2, पाई को मान 22/7, आर का मान नहीं है अपने पास में, एच का मान 11 रख दिया मैंने, 968 बराबर में लिख दिया। अगर बीच में बराबर हो तो ऊपर से ऊपर कट जाते हैं, नीचे से नीचे कट जाते हैं, एक तरीका होता है काटने का। 22 से काटा मैंने इसको, 22 चौको 88, 8 बच गए 88 हो गई, 22 चौको 88, 44 बार कट जाएगा। फिर मैंने इसमें 11 का भाग लगाया तो 4 बार कट जाएगा, फिर 2 का भाग लगाऊंगा तो 2 बार कट जाएगा। यहाँ 7 बचे, यहाँ 2 बचे, यानी कि ऐसा हो गया ये r/7 बराबर 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसको इससे गुणा कर देंगे, आर को मान कतरो आ जाओगे 14 सेंटीमीटर। बस राइट उत्तर, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो बहुत सीधा सवाल है। इसके बाद 11वां नंबर का प्रश्न देखेंगे। बंटन दे रखा है और इसमें बहुलक पूछा पर से, कुछ नहीं करना, अगर बहुलक आ जाए तो सबसे ज़्यादा बार जो संख्याएं ना वही अपना उत्तर होती है। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सी आई है? 4 आई है सबसे ज़्यादा बार, तो 4 ही बहुलक आप लोग। इसको पता लगाने के लिए आरोही क्रम में रख दो पहले तो तुम, आरोही क्रम में रखेंगे, इससे पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या कितनी बार है। आरोही क्रम में रखने पहले 1 आ जाओ, फिर 2, फिर 3, फिर 4 के 1 बार है 3 बार, फिर 5 आ जाओ, फिर 7 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। तो सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सी आई है? 4। जो सबसे ज़्यादा बार संख्या है वही अपना बहुलक होती है। सबसे सीधो सो तरीको, या तो बस सबसे ज़्यादा जो संख्या का वो अपना बहुलक होती है, तो आंसर 4 आ जाएगा इसमें। 12वां नंबर को क्वेश्चन आप लोग, एक 5 को एक बार फेंका जाता है, 5 को आप एक बार फेंका तो के अंक होगा 6 अंक, 5 पर अंक होते हैं 6, 1 हो सके, 2 हो सके, 3 4 5 और 6। अब ईमा आप से पूछोगे अभाज्य संख्या की प्रायिकता का ही हो। अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी? अभाज्य संख्या कौन कौन सी, मुझे इतनी सी बात
देखनी है पहले तो। अभाज्य संख्या एक तो 2 है जिसमें केवल खुद का ही भाग जाना चाहिए, एक का और खुद का, वो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक को ना तो भाज्य माना ना अभाज्य माना, कुछ नहीं है ये तो। 2 अभाज्य संख्या होती है, 3 अभाज्य संख्या होती है, 5 अभाज्य संख्या होती है, 4 और 6 तो भाज्य संख्या है। तो बताओ अभाज्य संख्या कितनी है 3 और पूरी संख्या कितनी है 6। काटेंगे अपन 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं हो सकती। दूसरा नंबर का जो प्रश्न आएगा तुम्हारा खालिस्तान आएगा, 6 प्रश्न आएंगे इसमें, एक एक नंबर के 6 प्रश्न खालिस्तान के हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा कि 3 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। ये अपरिमेय संख्या हो कैसे गुरुजी कस्यान हो? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो अंडर रूट में चलने वाली संख्या है अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान रखना इस बात का। पूरा मान नहीं निकलेगा अंडर रूट का, मैंने कह दिया -√4, ये तो परिमेय होती है, इसका तो पूरा मान निकल रहा है। लेकिन √5 वाली संख्या ये अपरिमेय होती है। क्यों होती है? इसका पूरा मान नहीं निकलता है। तो ये अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या से भी गुणा हो जाए तो वो अपरिमेय होती है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगी इसमें। इसके बाद आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो, सभी जो वर्त होते हैं वो आपकी सर्वांग सम होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप होते हैं, सर्वांग सम का मतलब होते हैं कि वर्त, जैसे ये वर्त कह दिया मैंने और ये छोटा वर्त बना दिया, समरूप आपस में। सर्वांग सम का मतलब तो बिल्कुल सेम साइज होती है, तो इसमें समरूप आएगा। 10 30 और 10 60 का मान क्या होता है? 10 30 का मान होता है 1/√3 होता है। 10 60 का मान होता है √3। √3 से √3 कट गया तो 1 आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। या तो वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितने डिग्री का बनता है? मैंने कह दी वर्त है तुम्हारा, इस वर्त पे कोई स्पर्श रेखा बन रही है ये वाली, और इसके बीच में त्रिज्या बन रही थी, 90 डिग्री का होता है एंगल, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस जगह लिख दिया मैंने समकोण लिख दो या फिर 90 डिग्री के, तो बात एक ही होती है। वर्गीकरण आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा ए फाई एक्स आई बटा सिग्मा एफ होता है। माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। अगर कल्पित विधि का लिखे तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ होता है। किसी असंभव घटना की होने की प्रायिकता क्या होती है? असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0 और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है और दोनों का योग होता है 1। प्रयोग की गई सभी प्रारंभिक घटना की प्रायिकता का योग 1 होता है। असंभव की पूछे तो 0 बताना है और संभव की पूछे तो 1 बताना है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। दोस्तों इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर बनाएंगे अपन इस वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद।